नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लॉ चैनल में। का नाम है रेंचोज ऑफ लॉ। और आज हम एक सेकंड के पार्ट बनाया है हमने। उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जब कोई एम्प्लॉय है या वर्कर है, जब वो जॉबलेस हो जाता है, तो वो जब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करता है, तो होता क्या है कि अधिकतर जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो रेंट पे रह रहे हैं। और वो जो बहुत ही 9, 10, 11, 12 हजार रुपए की सैलरी पे भी उनको काम करना पड़ता है। तो जब उनका जॉब छूट जाता है, तो उनको सैलरी की कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, तो किराया देना होता है। तो रतनलाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। रतनलाल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे अभी। ये रतन बजाज है इनका नाम। तो रतन बजाज, आप ये बताइए कि जब आपका जॉब छूट गया, तो अब आप जहाँ पे रह रहे थे वहां पे आपको क्या क्या कठिनाइयां महसूस हुई और वहां पे क्या क्या सिचुएशंस। सर जहाँ पे मैं रहता मकान मालिक ने बड़ा हॉरसमेंट किया। देखो, इंसानियत आजकल के जमाने में खत्म हो गई। आजकल के टाइम में नहीं कोई देखता कि बंदा मजबूर है। जॉब चली गई दोनों, मेरे और मेरे फादर की जॉब चली गई। बीमार है मेरे फादर, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। कोई इंसानियत नहीं है। तो उन्होंने बहुत हॉरसमेंट किया, टॉर्चर किया, मेरे को धमकियां दिलवाई। बदमाश आए, कुछ उनके पुलिस वाले भी मिले हुए थे, पुलिस वाले भी आए घर पे, करा बड़ा परेशान किया। मतलब ये है कि पैसा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। आपने बताया कि आपके पिताजी बीमार थे और आपकी माताजी एक्सपायर हुई मम्मी थी। तो पहले हो गई थी। अच्छा, पहले एक्सपायर हो गई थी। तो अब आप फादर थे और आप थे, तो आप अब वहां पे रह रहे थे। हाँ। तो उनको हरेसमेंट करने के लिए उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, गुंडों को भी हाँ बुलाया। जी, हाँ जी। फिर आप जब वो पुलिस वाले आए या गुंडे आए, तो उससे पहले आप बता रहे थे कि बिजली भी काट दी गई थी, बिजली भी काट पानी दी। बंद कर दिया था। क्या बिल्कुल। मतलब क्या क्या हुआ था? ये तो चलो पड़ोसी हमारे अच्छे थे, जिन्होंने पानी पीने का पानी हम ले लेते थे। हैंडपंप से जाके नहाने का पानी लेके आता। परेशानियां तो बहुत हुई, बिना बिजली पानी के रह रहे दोनों बाप बेटे। पूरी गली में सब बातें करते कि देखो इन दोनों बाप बेटे के अंदर हिम्मत है कि देखो बिना बिजली के रह रहे। मैं तो भगवान का साथ था कि हमें तकलीफ तो हुई, मगर तकलीफ से लड़ने की ताकत दे दी भगवान ने। तो जो आप बात कर रहे हो, कोरोना के टाइम की बात कर रहे कोरोना हो, के तो टाइम वहां पे फिर उस टाइम खाने का जुगाड़ कैसे होता था? निरंकारी, आपने सुना होगा, निरंकारी एक गुरु महाराज जी है। तो उनकी सेवा उस टाइम लगी हुई थी। जो जो लोग जॉबलेस है, नौकरियां नहीं है, कोरोना के टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी। हमारे घर तक खाना भेजते थे, सुबह का नाश्ता खाना आता था, रात का भी आता था, बहुत अच्छा खाना। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, उन्होंने उस टाइम पे बड़ी हेल्प करी तो हमारी। उसके बाद चलो खाने का हो जाता था, फिर लाइट काट दी गई। तो ये जो जिंदगी आपने जी है, दिल्ली जैसे शहर में आप रहे हो, और आप जितना आपने बताया कि आप एक संपन्न परिवार से थे, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से आपको इस सिचुएशन में गुजरना पड़ा। तो कितना मुश्किल होता है एक अच्छी जिंदगी जीने से, जहाँ पे आपका पूरा पूरा एक लग्जरियस लाइफ है, उसके बाद आप इस टाइप की जिंदगी जी रहे हो, तो उसको एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है? एडजस्ट करना तो देखो, हम तो खैर कठपुतली है भगवान की। मतलब भगवान कुछ ना कुछ फिर हिम्मत देता है, ठीक है ना। हम इंसान वैसे कुछ नहीं कर सकता। भगवान का नाम लो, वहां कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में, जैसे कि आप ही हो, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है। तो मैं ये भी देखता हूँ, मैं सच्चे मन से बोल रहा हूँ कि भगवान, मैं कहूँगा ये सोचता हूँ भगवान ने आपको भेजा है मेरे लिए। नहीं नहीं, खैर ये तो आपकी अच्छी बात है कि भाई आप इंसान में भगवान को देखते हो। ये इसी वजह से ये समाज चल रहा है। अदरवाइज जो आप बोल रहे हो कि इमोशनलेस हो चुका है, भावनाओं से बिल्कुल विहीन हो इंसानियत खत्म चुका हो है, गई वैसे। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब आप ये बताओ कि जब ये जो ये दौरान था, फिर आपको आपने वो खाली कैसे किया वो मकान? कोर्ट में केस चल रहा था, फिर कोर्ट में केस उन्होंने डाला था? डाला था उन्होंने। तो पहले तो हमने किया हुआ था कि मेरे फादर के यहाँ पे, कि मेरे फादर बीमार है और इन्होंने हॉरसमेंट किया है केस। फिर इन्होंने, फिर आगे यही कोर्ट से बात हुई। इन्होंने जैसे कि मेरे को धमकाया जो भी है, मैं लीगल वे में खाली करा। कहने का मतलब ये है कि जो अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पे जाते हैं, रेंट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आएंगे, और आपके पास कोई भी ज्यादा अधिकार नहीं रहेंगे कि आपको कोई जो मालिक है, मकान मालिक है, वो आपको कहेगा जी मकान खाली कर दो। तो आपके पास बहुत कम रेमेडीज बच जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इस केस में हमने देखा कि इनके पास रेंट एग्रीमेंट था, तो इसलिए ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनको एंटरटेन किया।
अदरवाइज अगर आपके पास एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है तो आप एक ट्रेसपासर के ब्याह पे आपके ऊपर नॉट नॉट ओनली सिविल कार्रवाई की जा सकती है बल्कि क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा कि जहां भी आप जाएं प्रॉपरली रेंट एग्रीमेंट हो, अदरवाइज आपके खिलाफ अगर मालिक चाहे कि वो आपको निकालना चाहता है या आप रेंट नहीं दे रहे हैं या किसी भी वजह से आपको निकालना चाहता है तो उसके पास जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अब जो इन्होंने बताया कि जब हम 11 महीने का एग्रीमेंट होता है और उस दौरान, उस एग्रीमेंट के दौरान या एग्रीमेंट के बाद अगर हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो मकान खाली करवाया जाएगा। वो प्रॉपर लीगल मेथड से करवाया जाएगा। जो मकान मालिक होगा उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे उसको एक पूरा पूरा केस डालना पड़ेगा और उसकी सुनवाई होगी। जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तब वो खाली किया जाता है, ना कि भाई कुछ गुंडे भेज दिए या भाई कोई सोशल प्रेशर से ऐसे खाली नहीं करवाया जा सकता। ये हम लीगली, क्योंकि हम रेंचोज ऑफ लॉ में बात करें जहाँ पे हम लॉ की बात करेंगे, हम इलीगल कोई बात नहीं करेंगे। तो ये एक प्रावधान है जिसको मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप रेंट पे जाएं तो ये रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। रतन जी, आप ये बताइए कि जब आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी, आपने कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बावजूद भी आपको ये चीजें फेस करनी पड़ी, अब आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं, पुलिस का क्या रोल था इसमें, कि जो पुलिस ने इसमें दौरान क्या क्या किया है? देखो, पुलिस का जो रोल है ना, जो पुलिस की इमेज है, जो मेरे नजरिए में क्या, दुनिया की नजरिए में यही है, पुलिस वाले सही नहीं होते, सेटिंग हो जाती है इनकी, एक ये बिक जाते हैं, साफ साफ बात बता रहा हूँ, क्लियर। नहीं, मैं खैर ये तो खैर नहीं कहूंगा। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि जब जो मालिक होता है फिर वो पुलिस की वालों की क्योंकि पुलिस में तो थाने में जाता नहीं, क्योंकि उस पर रिमेडी बहुत कम होती है, क्योंकि वो कोर्ट मैटर में जो जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा होता है। लेकिन जैसे वो लोकल बीट अफसर होते हैं, जो लोकल जो पुलिस वाले जो सिपाही कांस्टेबल वगैरह होते हैं, उनसे वो हैरेसमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। अब सर ये देखिए, अब जो मुझे पता चला था, जो मेरे लैंडलॉर्ड के जो रिलेटिव थे वो डीसीपी साहब थे, ठीक है ना, उन्होंने प्रेशर दिया एसएचओ को। एसएचओ को बोल सकता था डीसीपी साहब को कि भाई मैं ऐसे गलत तरीके से मैं इसको एक्शन नहीं लूंगा, मगर वो एसएचओ साहब तो वो है, ये जूनियर है। तो ये नहीं, आप जो बात कर रहे हो ये तब की बात कर रहे हो जब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा था, हाँ उस जी, दौरान प्रेशर बनाया गया था आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी, डीसीपी साहब ने एसएचओ को बोल के मेरे को प्रेशर दिया। रजिस्टर किया। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। हम जो अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कोई भी आज सुपरफ्लुअस बात नहीं कर रहे हैं। हम जो वही डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है, एक इंसान के जिंदगी में एक नौकरी का क्या अहमियत होती है और एक घर की क्या अहमियत होती है, और कब उसको मजबूर होना पड़ जाता है कि उसके वो जब किराया नहीं दे पाता, और उस टाइम उसकी क्या रिमेडीज होती है, मकान मालिक के पास क्या रिमेडीज होती है। हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। अब रतन जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। आप ये बताइए कि आपको हमारा जो चैनल है, आप इनिशियल सब्सक्राइबर हो, तो आपको जो हम लीगल नॉलेज देते हैं उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप जब सुनते हो, आप अपने कमेंट भी डालते हो, आपने आज अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई आप भी कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है ऐसे ऐसे इनिशिएटिव से? सर एक बात बताइए, एक तो ये बात है ना कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं इस चीज से बड़ा कंफर्टेबल हूँ। आपके साथ जो भी लीगल एडवाइस हो रही है, जो भी आगे सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि जो देखो, मुसीबत का पता नहीं होता कि कब आ जाए, ठीक है, तो हम सबको एक सचेत कर रहे हैं एक तरीके से कि सावधान रहिए और इस तरीके से करिए, लीगल वे में चलिए, इलीगल वे में कुछ मत करना, लीगल वे में चलिए। बाकी हमारे ये भाई साहब भी है, कोई और भी आपके वकील साहब हो गए, उनसे पूछ के जो भी करिए, बिल्कुल सही कोई बात है। इलीगल वे में कुछ मत करिए। दोस्तों, आप ये ना सेकंड पार्ट देख रहे थे। थर्ड पार्ट में जो उन्होंने बताया कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में हम हमारे लिए इनकी, क्योंकि मैं इनको अच्छे से अभी जान रहा हूँ, तो एक ना इनकी लाइफ एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी के हम थर्ड पार्ट हमारा, उसमें बेसिकली एक सरकार का जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि भाई किसी भी इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान और साथ समाज सुविधाएं दे। ये एक सरकार का एक फर्ज बनता है। अब हमने देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इन्होंने कितना संघर्ष करना पड़ा। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन करूंगा थर्ड पार्ट में, कि एक इंसान है, वो अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो उसने क्या क्या महसूस करता है, और वो क्या क्या दिक्कतों की वजह से उसको सरकारी हॉस्पिटल में या कहाँ का उसको परेशानियां होती है, वो सारी सारी हम डिस्कशन करेंगे थर्ड पार्ट में, रतन लाल जी के नजरिए से, क्योंकि उन्होंने ये चीजें देखी हुई है, भोगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन। ओके।